हम लोग बात कर रहे हैं मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ जी? दर्शन शास्त्र से। इसीलिए दर्शन शास्त्र को क्या कहा जाता है? होल साइंसेज ऑफ मदर, है ना। यानी सभी प्रकार के विज्ञान का जनक जननी कौन? दर्शन शास्त्र। सभी प्रकार के विज्ञान कहाँ से जन्म हुआ है? विज्ञान का दर्शन शास्त्र से। ठीक है, तो सब विज्ञान का, सभी साइंसेस का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ है। इसीलिए इसको होल साइंसेस ऑफ मदर कहा जाता है। अब जरा समझो, 15 ये मनोविज्ञान कब अलग हुआ इससे? बताइए। 16वीं सदी में। कब अलग हुआ? 16वीं सदी में। किसके प्रयासों से अलग हुआ था? अरस्तु के। अरस्तु के अरस्तु के प्रयासों से ये एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में अलग हो गया। किससे? दर्शन शास्त्र से। इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। किसका? मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। ठीक है, इसी की एक शाखा के रूप में पहले हम बाल मनोविज्ञान को देखते हैं। अब जरा समझो, मनोविज्ञान में हम पढ़ते क्या क्या है? जाहिर सी बात है, इसका नाम मनोविज्ञान है, तो किन चीज़ों के मन के बारे में पढ़ेंगे? और मनोविज्ञान इस समय वर्तमान में किस चीज़ का अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो जरा समझिए, अब व्यवहार का अध्ययन, तो व्यवहार कौन कौन करता है? जैसे मनुष्य करता है, मनुष्य व्यवहार करता है, पशु व्यवहार करता है, पक्षी व्यवहार करता है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत इन्हीं का तो अध्ययन होगा। जो भी चीज़ें व्यवहार कर रही होंगी, यानी जीवों का अध्ययन, जीवों के मन का अध्ययन, जीव कैसे व्यवहार करते हैं, इसी का अध्ययन मनोविज्ञान में हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य है, जो हमारा सिलेबस है वो बाल मनोविज्ञान है। ठीक है, यानी बालक के मन का विज्ञान। बालक के मन में क्या चल रहा होता है, कोई व्यवहार किस हिसाब से कर रहा होता है, हम कैसे जाने कि बालक के अंदर क्या है? माताएं जान लेती हैं। जब बच्चे देखो रोने लगते हैं तो माताएं जान लेती हैं कि इसके पेट में दर्द है या क्या दिक्कत है। ठीक, रो क्यों रहा है, चुप कराने लायक है कि डॉक्टर के पास ले जाना है, ये भी उनको पता होता है ना। उनका वहाँ हर भाषा समझती है कौन? माँ। बाल मनोविज्ञान, इसका जनक कौन? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, है ना। ये सब पढ़ा चुका हूँ। कुछ नए बच्चे हैं, मैं एक समरी केवल दे रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोग इसको नोट करते जाना। हर पॉइंट क्वेश्चन है और सब इम्पॉर्टेंट है। सब 2-2 3-3 बार पीछे आ चुके हैं, और ये सब आएंगे नहीं तो आएगा कहाँ से? यहीं से तो आना है। तो सारी बातों को नोट करते जाना। स्टैनली हॉल बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। स्टैनली हॉल ने ऐसा क्या कर दिया था कि इनको जनक इसका कहा जाए? क्या ऐसा किया था जी? इन्होंने सर्वप्रथम बाल गृह की स्थापना किया था। बालकों के अध्ययन के लिए प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया है? स्टैनली हॉल ने। इसीलिए बाल मनोविज्ञान का जनक कौन? स्टैनली हॉल। ठीक है, और बाल विकास का जनक कौन? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी, देखो बड़ा अंतर है। बहुत सारे बच्चे लास्ट तक इन चीज़ों को नहीं जानते, है ना, कौन है, क्यों है और कैसा है। तो बाल विकास, बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर कितना है? क्या अंतर है भाई? बाल मनोविज्ञान तो सिलेबस में पहले अगर रखा गया, बालक के मन का अध्ययन, तो बाल विकास उसको क्यों कर दिया गया? क्योंकि बालक के केवल मन का ही अध्ययन नहीं करना है, उसके व्यवहारों का ही अध्ययन नहीं, उसके विकास का भी अध्ययन करना है। इसीलिए देखिए, प्राइमरी और प्राइमरी में हर जगह पौष्टिक भोजन बढ़ते हैं, मिड डे मील योजनाएं हैं, सारी चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है? तो अब तो ये आज जो बच्चे शुरू में थे उनका तीसरा लेक्चर हो जा रहा लगभग, तो रटा जाना चाहिए। हमसे ज़्यादा आपको बोलना चाहिए, है ना। लेकिन दिमाग में आ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद मोबाइल में बिजी, है ना। चलिए।
ऐसा मत करिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, जान लो 5 साल फिर देखना पड़ेगा, इस बार जॉब ले लो सब लोग। यहाँ पे जब बिहार वाला पहली बार निकला था, जो बच्चे थे करीब काफ़ी बच्चे थे, 70 के नियर अबाउट थे, लगभग लगभग सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, केवल 2-3 बच्चे रह गए। बात समझ ही लीजिए उसी में, क्योंकि उन्होंने अच्छे से लग के तैयारी किया और सारे के सारे क्वेश्चंस मिलते चले गए उनको। समझ में आ रही बात? तो थोड़ी सी मेहनत करो, साथ साथ पढ़ते जाओ, जितना पढ़ा रहा हूँ दोहराते जाइए और पेपर देखते जाओ पीछे वाला, आपको कोई नहीं रोकेगा सेलेक्ट होने से। बात समझ में आ रही मेरी? बस इतना करो। चलिए, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बाल विकास की। तो बाल विकास में हम उसका पूरा संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, इसीलिए हमारे सिलेबस में बाल विकास को रखा गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए अब देखिए, आगे बढ़ें। यहाँ पर हमने अब देखा था कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है, किस क्रम में हुआ है। तो मनोविज्ञान का विकास क्रम है ना, यही देख रहे हैं, विकास क्रम की बात कर रहे हैं। तो विकास क्रम में जरा समझिए, पहला तो शब्द यही आ जाएगा कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है। किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय ने। किसने किया? रुडोल्फ गोल्काय ने। कहाँ किया? तो इनकी एक पुस्तक है साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया। इसी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। और साइकोलॉजिया में कब इन्होंने इसका प्रयोग किया था? तो जो 1590 में, है ना, 1590 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। उसके बाद मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस शब्द से बना है? दो शब्दों साइकी प्लस लॉगस से बना है। साइकी प्लस लॉगोस, है ना। और ये दोनों शब्द ग्रीक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? ग्रीक। ग्रीक को हम लोग यूनान, है ना, यही तो कहते हैं। ये दोनों शब्द ग्रीक के हैं। ये मनोविज्ञान का प्रथम वर्गीकरण है, नोट करा चुका हूं। मनोविज्ञान का प्रथम वर्गीकरण किसने किया था? गैरिट ने। गैरिट ने। तो ये प्रथम वर्गीकरण गैरिट महोदय ने किया है। ठीक है। और दूसरा वर्गीकरण अभी आपने देखा, नोट भी किया, पंपोलॉजी ने। तो मनोविज्ञान में टोटल 2 ही वर्गीकरण हुए हैं। पहला वर्गीकरण गैरिट द्वारा, दूसरा वर्गीकरण पंपोलॉजी द्वारा। क्लियर? यहां पर इस साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। आत्मा, इंग्लिश में इसको सोल बोलते हैं। और लॉगस का अर्थ है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। बात समझ में आई? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान किस चीज का विज्ञान बन गया? आत्मा का विज्ञान बन गया। ठीक है। 16वीं शताब्दी में पूरा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बन गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसके जो प्रवर्तक थे शुरू में, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल यानी अरस्तु, अरस्तु थे। तो अरस्तु महोदय ने इसमें एक कथन कहा था। अरस्तु, इन्होंने क्या कहा था? हाँ जी,
इन्होंने कहा था आत्मा ही खून है और खून ही आत्मा। ये कोटेशन है, ये सब याद रखना। समझ में आ रहा है ना। और इमैनुअल कांट ने क्या कहा है, अभी आगे इसको देखते हैं हम लोग। तो ये आपका तब था जब मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान रहा। ठीक है। 16वीं शताब्दी के बाद समय आता है 17वीं शताब्दी का। क्योंकि आत्मा ऐसी चीज थी कि जिसका अध्ययन कर पाना संभव है क्या? नहीं संभव है। अब यहाँ पर क्यों नहीं संभव है, इसके अगर आंसर को ढूंढा जाए तो समझ में आता है कि कोई भी ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होता है। ज्ञान क्या है? चेतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं? एनालिसिस करना अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान हर वो चीज है जिसका अनुभव आप पंच इंद्रियों द्वारा करते हो, पांचों इंद्रियों द्वारा। जैसे आंख से कोई चीज पहली बार भी देखा तो आपको ज्ञान हो गया, ये है ज्ञान। समझ में आया? किसी चीज को पहली बार सुना, वो ज्ञान हुआ, है ना। एनालिसिस और ये सब चीजें यहाँ पे जान जाओगे कि क्या क्या होता है। लेकिन ज्ञान हम किसको कहते हैं? जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जान जाते हैं, वही क्या है? ज्ञान है। ठीक है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या हैं? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है हमको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? संवेदना। संवेदना। ठीक है। और माध्यम क्या है? आँख है, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ठीक है। ये हैं ज्ञानेंद्रिय, यही है आपकी ज्ञानेंद्रिय। अब जो ज्ञान हमको ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? संवेदना होती है। संवेदना है, संवेदना के रूप में आता है। ठीक है। ज्ञान से, इससे प्राप्त को हम ज्ञान, और जो हमारा बिना कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो ज्ञानेंद्रियों से नहीं प्राप्त होते, उनको क्या कहेंगे फिर? उनको बोलते हैं अतीन्द्रिय। ठीक है। जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय, है ना। जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? ज्ञानेंद्रिय। और जो ज्ञान हमको ज्ञानेंद्रियों के अलावा प्राप्त होता है, उस ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। ठीक है। अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। अब जरा समझिए, अतीन्द्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो तरह से हमको ज्ञान प्राप्त होते हैं। ठीक। और अतीन्द्रिय यानी जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं है, उनका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? फिलॉसफी में, दर्शन में, आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म का। ठीक है। इनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? फिलॉसफी में। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, पढ़ते हो ना। तो इनके बारे में आपको कहीं से ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों से मिल सकता है इनका ज्ञान? आँख से देख सकते हो ब्रह्म को, आत्मा को नहीं देख सकते। तो ये है आपका अतीन्द्रिय। और जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हो, जानते हो, उनको हम लोग ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है। तो ज्ञान दो तरह का है, और जो ज्ञानेंद्रिय है उसका अध्ययन हम लोग विज्ञान में करते हैं। ठीक है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? विज्ञान में। और अतीन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? दर्शन में। क्लियर? चलिए।
अब एक कॉन्सेप्ट ये आपका पूरा हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट बना कि भाई आत्मा का अध्ययन संभव नहीं है क्योंकि अतीन्द्रिय है, मिलेगा ही नहीं। तो मनोविज्ञान ने 17वीं शताब्दी में अपना फोकस यानी दृष्टिकोण चेंज कर दिया। और अब जो है पंपोलाजी महोदय ने क्या किया, एक अलग वर्गीकरण किया, और जिसमें साइकी का अर्थ उन्होंने क्या बता दिया, मन। ठीक है, तो अब जो मनोविज्ञान था वो बन गया मन का विज्ञान। ठीक है, परिभाषा क्या हो गई, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ठीक है ना, ये परिभाषा हो गई। अब जरा समझिए, यहीं पर इस विचारधारा को देने वालों में इमैनुअल कांट हो गए, और कौन, रूसो हो गए, और कौन, जॉन लॉक हो गए। ठीक ना, तो यहाँ पर इमैनुअल कांट का एक इसी तरह से कोटेशन है कि सुंदरता मन की, अब जरा समझिए, कोई अगर कहता है कि मैं बहुत सुंदर हूं तो क्या वो सुंदर है? बताइए, खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन ये अति अतीन्द्रिय में ना हो, है ना, इंद्रिय में हो, ज्ञान में हो, ज्ञानेंद्रिय की तरह हो, जितना उतना जान जाओ और उस हिसाब से तभी तो व्यवहार अच्छा कर पाओगे। तो सुंदरता मन की उपज है। वास्तव में कोई भी चीज़ अगर आपको सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, तो जाहिर सी बात है उसका एहसास कौन करा रहा है, मन। तो मन के अध्ययन से आप किसी की चीज़ को जान सकते हो, समझ सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो मनोविज्ञान का फोकस इस समय इसी पे आ गया। ठीक है, और ये मनोविज्ञान, मन का विज्ञान से क्या तात्पर्य हो गया अब मिलके, कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इसका क्या तात्पर्य निकल के समझ में आया कि भाई इसका अध्ययन अब मन यानी माइंड यानी मस्तिष्क से हम लोग कर लेंगे। समझ में आई बात? अब हम लोग कहाँ अध्ययन करेंगे, मस्तिष्क से, क्योंकि कोई भी ज्ञान सर्वप्रथम हमारे कहाँ जाता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त हर ज्ञान हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। ठीक है, मस्तिष्क तक, जिसको आप माइंड कहते हो। तो वहाँ जाता है तो क्या उत्पन्न होती है, संवेदना उत्पन्न होती है। संवेदना किस तरह की होगी, वो उसी तरह की होगी जिस तरह के आपके अंदर भावनाएं होंगी, जिस तरह से वातावरण में आप पले होंगे। ठीक है ना, जिस तरह के आपकी मूल प्रवृत्तियां होंगी वैसा ही आप रिएक्ट करोगे। किसी बात पे कोई व्यक्ति गुस्सा करके लड़ लेता है, कोई व्यक्ति अवॉइड करके निकल लेता है उसी बात पे। ठीक है, ये सब क्यों होता है, क्योंकि सबके मन अलग अलग है ना। सबकी सब हर अपने वातावरण के हिसाब से जो सीखा है अब तक उसी हिसाब से हर कोई व्यवहार करता है। कोई सरल है, कोई क्रोधी है। तो ये सब कहाँ से आता है, यहीं से आता है। समझ में आई बात? अब क्रोधी है, मान लो क्रोधी क्या है, हर बात पे गुस्सा कर रहा है। और गुस्सा कहाँ कर रहा है वो, जरा समझिए। वो कहता है, जब गुस्सा करता है तो क्या कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैं गलती कर गया। किसको किसको गुस्सा आता है, सबको, सबको गुस्सा आता है। और एक गुस्सा इतना चालाक है कि हमेशा अपने से कमजोरों पे आता है। ठीक है, अगर आप पे कोई गुस्सा कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो समझ रहा है कि आप उसको हानि नहीं पहुंचाओगे, या तो आप उससे कमज़ोर हो। ठीक, अभी आपको कोई कुछ बोल रहा है और थोड़ा सा ताकतवर है, आपको पता है कि ये बिना मतलब का अभी दो डंडा, पुलिस वाला है, कितने लोग गुस्सा करते हैं, वहाँ गुस्सा आता है, वो गाली भी दे देगा, दो डंडा मार भी देगा, चुपचाप चले जाओगे, गुस्सा आएगा, प्रकट करोगे? क्योंकि जानते हो कि उसके बाद मैं बहुत उलझन में आ जाऊंगा। सारा गुस्सा ठंडा, हर गुस्से वाला वहाँ जाके ठंडा हो जाता है, पॉलिटिकल हो जाता है, पैसा दे के निपटना चाहता है। तो गुस्सा बहुत समझदारी से लोग करते हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिखा रहा है
तो जाहिर सी बात है आपको कमज़ोर समझा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? उसको लग रहा है कि मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए वो ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा है। समझ में आया? चलिए, इसलिए गुस्सा करना छोड़िए। अब देखिए, एक कोटेशन, दो कोटेशन आपको मिल गए और करीब अब तक सारे के सारे 10-15 क्वेश्चन मिल गए, 10-12, है ना? इनको आप पढ़िए और अलग करिए, सबको याद करिए। सुंदरता मन की उपज है। मन से सुंदर चीज़ें लगती हैं, कोई भी चीज़ सुंदर लग रही है तो ये आपके मन से ही आ रहा है, ठीक है, दिमाग से आ रहा है ना? वो वास्तव में सुंदर है ऐसा नहीं है, ठीक है? जैसे एक कहावत और है कि भाई नाली किसको अच्छी लगती है? सूअर को। सूअर को अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है किसी को? नाली के किनारे कौन रहना पसंद करेगा? सूअर। तो नाली अच्छी है, लेकिन निगाहें सूअर की होनी चाहिए, तभी तो अच्छी है। अगर आपकी निगाहें, आपका मन है तो नाली अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो इसलिए सुंदरता सिद्ध भी हुआ था कि भाई मन की उपज है। अगली बात आती है, अब ये 17वीं और 18वीं शताब्दी तक यही विचारधारा रही कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ये विचारधारा कब तक रही? 17वीं 18वीं शताब्दी तक। 19वीं शताब्दी में एक बार फिर इसमें परिवर्तन आया, ठीक ना? 19वीं शताब्दी में एक बार फिर इसमें परिवर्तन आया। और अब जो है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बन गया। क्या बन गया? चेतना का विज्ञान बन गया मनोविज्ञान। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान। अब यहां बात आती है कि ये चेतना होती क्या है? चेतना है क्या? चेतना किसे कहेंगे? आपके आंतरिक क्रियाकलाप, ठीक है? अब मैं इतना पढ़ रहा हूं, सबके मन में अपने अपने तरीके से विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, ठीक है? यहाँ के लिए, इस पढ़ाई के लिए, अपने सिलेबस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आंतरिक विचार आ रहे होंगे। तो वो जो आंतरिक क्रियाकलाप चल रहा है मेरी बातों से, वो क्या है? वही आपकी चेतना है। अब अगर आप जो है क्लास में बैठे हो, कहीं कुछ और कर रहे हो, मोबाइल में व्यस्त हो, ठीक है, या दिमाग कहीं और लगा के बैठे हो, तो चेतना आपकी जागृत नहीं है इसके प्रति, आप कहीं और खो चुके हो, ठीक है? तो चेतना के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? ये संवेदना का। चेतना का अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? संवेदना का। इसके अध्ययन के लिए अब देखो, मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला स्थापित होने जा रही है। मनोविज्ञान में 19वीं शताब्दी में पहली प्रयोगशाला स्थापित होने जा रही है। वो भी कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लिपजिंग यूनिवर्सिटी, लिपजिंग विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, ठीक है? ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के लिए पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई। कब की गई भाई? 1879 में, 1879 में, ठीक है? और किसने किया था? तो विलियम उंट ने। किसने किया था? विलियम उंट ने। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम उंट को। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन? विलियम उंट, ठीक है ना? इन्होंने यहाँ पे प्रयोगशाला स्थापित की
विलियम जेम्स भी इनके साथ से सहयोगियों में थे। ठीक है, यहीं पर विलियम उंट का विचार, जैसे भी इसका जब संप्रदाय हम लोग पढ़ेंगे तो विलियम उंट का जो विचार है वो संरचनावाद का है। संरचना क्या बनती है? जब कोई ज्ञान हमारा ज्ञानेंद्रियों से आता है तो संवेदना उत्पन्न होती है, एक संरचना है, यही संरचनावाद कहलाता है। तो इस विचार से थोड़ा सा असहमत थे विलियम जेम्स, और इनसे अलग इन्होंने अपना विचार देना शुरू करेंगे। ठीक है, उनका विचार जो है रचनावाद में आएगा। ठीक, ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी यहाँ समझो। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन यहाँ और आप बताओ सब लोग, लिपजिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में किस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है? लिपजिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में किस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है? बोलो। इनाम मिलेगा आप लोगों को। तो इसीलिए गुरु हमेशा गुरु होता है। रोज एक नया क्वेश्चन आपके लिए बना सकता है। समझ में आई बात? तो क्या है इसका? परसों बताया था मैंने। ठीक है, तो इसका कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, क्या नाम है? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, है ना? हाँ, जर्मनी में लिपजिंग यूनिवर्सिटी का वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ठीक, यहीं पर पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई मनोविज्ञान की। अब सोचो, अब इस पे प्रयोग होना शुरू हो गया, है ना? विलियम उंट ने यहाँ पर प्रयोग शुरू करना शुरू कर दिया, मतलब प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। अब यहीं पर आपका एक आधुनिक मनोविज्ञान, अब तक तो ऐसे ही चल रहा था सब, लेकिन अब यहाँ से आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म हो गया, जिस पे हम लोग प्रयोग भी कर सकते थे। भारत की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? कलकत्ता में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा की गई जी? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, है ना? और क्या नाम था बताओ? हाँ, यसेयन, मतलब यसेयन गुप्ता। ठीक है, यसेयन गुप्ता। और उत्तर प्रदेश में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा? एम एन घोष। किसके द्वारा? एम एन घोष। ठीक है, तो एक कुछ प्रयोगशालाएं हैं जो पहली बार कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्थापित हुई। ठीक, तो ये चेतना का विज्ञान बना। अब इसी के बारे में आपको नोट करना है। सब लोग जुड़ गए? सब लोग समझ गए ना क्या पढ़ रहे हो? चलो, अब आप हेडिंग डाल लीजिए, चेतना का विज्ञान। तीसरी हेडिंग है आपकी चेतना का विज्ञान। लिखिए,
19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। चेतना का अर्थ चेतना का अर्थ संवेदना, संवेदना जैसी मानसिक क्रिया से है। संवेदना जैसी मानसिक क्रिया से है। अतः मानसिक स्थिति का आंतरिक अतः मानसिक स्थिति का आंतरिक क्रियाकलाप मानसिक स्थिति का आंतरिक क्रियाकलाप चेतना कहलाता है। चेतना कहलाता है। चेतना का अध्ययन अंतःनिरीक्षण विधि अथवा अंतःदर्शन विधि द्वारा किया जाता है। अंतःदर्शन लिख लिए हो ना? हाँ, अंतःदर्शन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग चेतना कहते किसको हैं? कोई भी बाह्य क्रियाकलाप, किसी का भी बाह्य क्रियाकलाप देखने से, सुनने से, स्पर्श करने से या किसी भी तरह से महसूस करने से, जानने के बाद वो जानकारी हमारे मस्तिष्क पर पहुंचती है। वहाँ पर संवेदना होती है। क्या होती है? संवेदना होती है। तभी तो हमारे अंदर जो पहले के स्कीमा हैं, जो पूर्व इच्छाएं हैं, अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान भरा है, जो हमको ज्ञान वातावरण से जो शिक्षा मिली है, उसके अनुसार चीज़ों को हम क्या करते हैं? क्रियाकलाप करते हैं। उसका पोस्टमार्टम होता है कि उन्होंने अगर मुझे गाली दिया तो हम उसका एक्शन, उस पर वार्ता कैसे करने वाले हैं। एक क्रियाकलाप पहले कहाँ होता है? क्या तुरंत आप बाहर ही सारा क्रियाकलाप कर लेते हो? ऐसा नहीं है। बाहर से कोई चीज़ आपके पास आती है, अंदर वो एक क्रियाकलाप होता है, तब निर्णय लेते हो कि अब ये काम करना है। वो निर्णय कैसे लेते हो? अपने जो आपकी शिक्षाएं हैं, जो आपका ज्ञान है, उसी के अनुसार तो आप लेते हो ना, फिर निर्णय लेते हो, फिर वैसा ही तो क्रियाकलाप करते हो। हर व्यक्ति हर बात का एक ही तरह से रिएक्शन इसीलिए नहीं करता क्योंकि सबका ज्ञान अलग अलग तरीके का होता है, सबका सोचने समझने का स्तर अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेतना का विज्ञान। लिखिए इसमें और थोड़ा सा। कहाँ तक हो गया आपका? अंतःदर्शन विधि द्वारा किया जाता है। इस संबंध में
विलियम उंट ने इस संबंध में विलियम उंट ने 1879 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित किया। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित किया। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी को वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी को वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा को समर्थन देने वाले विद्वानों में विलियम उंट, विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवी, एडलर, टिचनर प्रमुख रूप से आते हैं। अभी मैं 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये लोग प्रमुख रूप से आते हैं। अब आगे लिखिए। नीचे से लिखिए। सन 1905 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम
मैकडूगल ने विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया में चेतना को एक इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, अंडरलाइन करिएगा, बहुत पूछा जाता है। चेतना को एक बुरा शब्द बताकर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर निंदा किया है। ठीक है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया में विलियम मैकडूगल, समझ में आया। अब यहाँ से मनोविज्ञान एक बार फिर अपना फोकस यानी दृष्टिकोण चेंज करेगा और मनोविज्ञान अब क्या हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसी को पढ़ेंगे। इसके जो प्रवर्तक होंगे वो जेबी वाटसन होंगे। ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, कैसे आप उठ रहे हो, कैसे आप बैठ रहे हो, कैसे आप व्यवहार कर रहे हो, कोई भी गतिविधि कैसे कर रहे हो, इससे पता लग जाता है कि आपकी चेतना क्या कर रही है, आपका आंतरिक क्रियाकलाप क्या है, आप सोचते क्या हो। कोई किसी के मन की बात कैसे जानता है, व्यवहार से। साइकोलॉजिस्ट कैसे जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके व्यवहार से। समझ में आई बात। तो इस पे हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।